इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आपको पोर्ट्स तो नहीं करवाए ना अभी? पोर्ट्स कहाँ कहाँ है? मेजर पोर्ट इन इंडिया। नहीं सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ जी सर। माइक ऑफ करिए अपने। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। पोर्ट्स किसे बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे पोर्ट्स को? बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है। यानी कि ये हमारा इंडिया है और जो भी एरिया समुद्र के पास है ये सारा, यहाँ पे बंदरगाह है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होती है, व्यापार होता है किस किस के बीच में, कंट्रीज के बीच में। और वोटों के थ्रू, बोट्स के थ्रू सामान कहाँ से कहाँ जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो इसी से इंडिया के पास भी काफी सारे पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे तो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन मेजरली 13 पोर्ट्स कहा जाता है इंडिया के पास है, ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि भाई सबसे लंबा कोस्टल लाइन किसके साथ है इंडिया का? मतलब किसके पास है, कौन सी स्टेट के पास है इंडिया की कोस्टल बॉर्डर? सीओ कौन सी स्टेट है जिसका सबसे लंबा कोस्टल बोर्ड है? गुजरात। ये शायद मैंने करवाया था, ये तो आपको या नहीं कराया अभी? तमिलनाडु तमिलनाडु। नहीं, गुजरात आएगा सबसे पहले। ये सीक्वेंस लिख लो। गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर उड़ीसा। सबसे छोटा किसका होगा? फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, नहीं, गोवा, एंड लास्ट वेस्ट बंगाल। सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किसका है? वेस्ट बंगाल का। सबसे बड़ा गुजरात का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गुजरात हैज लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तटीय छोर जो गुजरात का है सबसे लंबा है, ठीक है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, ये गुजरात है, अगेन ये महाराष्ट्र, यहीं पे गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, और यहां से यहां तक तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, एंड फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोस्टल स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, कांडला पोर्ट बोलते हैं इसको, कांडला पोर्ट। तो ये है कांडला पोर्ट। कहाँ पे है ये?
गुजरात में, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, अब इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट। इसको टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका ये भी नाम है टाइडल पोर्ट। कांडला पोर्ट गुजरात में है ये, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, खुद बनाया हुआ। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है बात करते हैं मुंबई। महाराष्ट्र में कौन कौन से पोर्ट हैं? मुंबई पोर्ट कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। ठीक है, क्लियर है चलिए सर, ठीक क्लियर है। है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये, ठीक है। और सबसे बिजी भी यही है, बिजिएस्ट पोर्ट भी यही है, सबसे बिजी रहता है ये। 60% की आवाजाही यहीं पे है, ठीक है, सामान की, ठीक है जी। उसके बाद एक और पोर्ट है थर्ड, जिसका नाम है जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है नहावा शेवा, इसी को इसी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है, और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। लार्जेस्ट क्या है ये? आर्टिफिशियल पोर्ट। मधु जी सर माइक ऑफ आर्टिफिशियल का करिए। मीन क्या होगा यहाँ पे? कि भाई अपने आप ही बनाया गया है, मतलब होगा तो तटीय पे ही, पर क्योंकि यहाँ पे बर्डन ज्यादा हो रहा था तो यहाँ पे भी बना दिया गया पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा, एक पोर्ट का नाम है मरमा गांव, मरमा गांव पोर्ट। ये कहाँ पे है मरमा गांव पोर्ट? ये है गोवा में, ठीक है। नेचुरल है ये भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक मैंगलोर पोर्ट। ये कहाँ पे है? कर्नाटका, ठीक है। ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट कहाँ पे है? केरला में। ये भी नेचुरल है। इसके पास लेक भी है, वेम्बनाड लेक। कई बार पूछ लेते हैं वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, तो वो केरला में है। बड़ी फेमस लेक है ये भी, वेम्बनाड लेक। नेक्स्ट
तो ये तो जो 6 थे हमारे पहले 6, ये तो हमें साफ पता लग रहा है वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु से, शुरू होते हैं 7th, न्यू तूतीकोरिन। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है जी। नेक्स्ट एक है चेन्नई पोर्ट। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये दूसरा सबसे बिजी पोर्ट है। नेक्स्ट एक और पोर्ट है एन्नोर पोर्ट। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा पोर्ट है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पोर्ट। ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा पारादीप पोर्ट, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। नेचुरल पोर्ट है ये भी। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, रह गया कोलकाता पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी। इंडियाज ओनली रिवेराइन पोर्ट, यानी रिवर के किनारे। ठीक है, रिवेराइन पोर्ट सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर। ठीक है, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है भाई इंडिया का, कोलकाता पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है डायमंड पोर्ट, डायमंड हार्बर। एक है पोर्ट ब्लेयर, 13th पोर्ट जो है, ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। ये लेटेस्ट पोर्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब मुझे बताइए, पहले हम कंपोजिशन की बात करेंगे। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, यानी एटमॉस्फेयर में? सबसे टॉप पे कौन सी है बताइए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है जी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी है? 78% 70। लगभग। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है?
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सॉरी। ये 21% है। उसके बाद थर्ड पे सोचिए, कोई बात नहीं, सोचिए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन इतने कॉमन हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं देते इन पे। थर्ड CO2 सर। हाँ, मैंने जान के थोड़ा सी बना दिया था। आर्गन 0.09। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पे जो ज्यादातर सोचते हैं हम भी कि भाई CO2 ही होगा, लेकिन तीसरे नंबर पे आर्गन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है CO2, 0.9 है बेसिकली है। ठीक है, फिर CO2 आता है, इसके बाद नियोन। ये सीक्वेंस में याद रख लेना, नियोन फिर हीलियम, बार बार पढ़ना इसको तभी याद होगी। फिर ओजोन, 10 तो याद होनी चाहिए। 8वें नंबर पे है हाइड्रोजन, फिर क्रिप्टॉन, क्रिप्टन, फिर क्सिनोन, फिर मीथेन। ये पाई जाती है जी। NOACN, HO, NOAC, NHO। चलिए, ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह का पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास 4 लेयर्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, है ना। ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जैसे ये अर्थ है, ये जमीन है ना, जमीन पे आप खड़े हो, पेड़ लगे हुए हैं, हम भी खड़े हैं, तो डिफरेंट लेयर ऑफ हमें क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। एटमॉस्फेयर में भी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा हमें एयर का भी। ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को। तो जो सबसे पहले हमें मिलता है, जैसे ही मैं यहां से ऊंचाई की तरफ जाऊंगा, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, ट्रोपोस्फियर। ये सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो ध्यान रखना, सभी के सभी ऑल वेदर फिनोमिना, बारिश होना, ठंड होना, जितना भी कोई भी वेदर फिनोमिना होगा, ऑल वेदर फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद दिस लेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना है वो किससे एसोसिएटेड है, इस लेयर से। ठीक है, बारिश, ओलावृष्टि, जो भी कुछ होगा, जैसे एग्जांपल भी दे देता हूं, क्लाउड, फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड या थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कना। ठीक है, स्नोफॉल। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इसी लेयर में। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनकी हाइट होती कितनी है ना। यानी अर्थ की सरफेस से मैं शुरू हूं तो कब तक, कहां तक मुझे क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फियर। तो कोई बता सकता है कितनी एवरेज हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की। 30 किलोमीटर आइडिया। तो ध्यान रखना, इसकी जो हाइट होती है बेसिकली 8 to 14 किलोमीटर, यानी 0 से या तो 14 किलोमीटर होगी या फिर 0 से 8 किलोमीटर।
इसको ऐसे मत कंफ्यूज कर देना कि भाई 1 to 7 किलोमीटर फिर क्या हुआ। बेसिकली 8 किलोमीटर तो होगी ही होगी ट्रोपोस्फियर, 1 किलोमीटर टू 0 to 18 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर है ही है। लेकिन कुछ जगह पे हमें 0 से लेके 14 किलोमीटर तक भी क्या मिलती है, ट्रोपोस्फियर। क्लियर हो रही है बात सभी को? मुझे बताइए, समझ आ रहा है सभी को क्या चल रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस। ठीक है जी, ठीक। तो यानी सबसे पहले जो हमें लेयर मिलती है ट्रोपोस्फियर, सारे वेदर फिनोमिना इसी लेयर में होते हैं। कहीं कहीं पे 8 किलोमीटर मिलती है, कहीं पे 14 किलोमीटर। अब डिस्कस करते हैं कहाँ पे 8 मिलेगी, कहाँ पे 14 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की, हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेस when we go polewards from equator। यानी जब भी हम इक्वेटर से, ये धरती है ना हमारी, ये इक्वेटर है, यानी जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ये पोल है, ये दो पोल हैं, अंतिम छोर। ठीक है, जब भी इक्वेटर से हम इधर को पोल की तरफ जाएं या इधर को पोल की तरफ जाएं, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, हाइट जो होगी ट्रोपोस्फियर की वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ये है मेरा कि ट्रोपोस्फियर की हाइट मैक्सिमम कहाँ होगी? इक्वेटर पे। बहुत बढ़िया। तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी इक्वेटर पे और मिनिमम होगी पोल्स पे। यानी 8 किलोमीटर के लगभग पोल्स पे मिलेगा और इक्वेटर के पास 14 to 16 किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है इसकी, एट इक्वेटर। चलिए, अब बात करते हैं, जैसे जैसे मैं ये अर्थ की सरफेस है, ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए किसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा, तो मुझे बताइए टेम्परेचर क्या होगा ट्रोपोस्फियर में। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा क्या होगा टेम्परेचर में, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बताइए। इंक्रीज होगा। कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होएगा। जैसे जैसे अगर मैं देख, Decrease। हाँ हाँ डिक्रीज होगा। देखिए, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ मान लीजिए, फिर मैं छत पे 19th फ्लोर पे रह रहा हूँ, ठीक है। 19th फ्लोर पे अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ तो ज्यादा ठंड लगेगी मुझे, ठीक है, एज कम्पेयर टू नीचे वाले एनवायरमेंट से। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। जब हम कहाँ जाते हैं, अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट पे जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो कौन सी होगी इसके बाद, इसके बाद जो हमें लेयर मिलती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। यानी 16 किलोमीटर तक तो हमें क्या मिल गई, ट्रोपोस्फियर। अब जो से आगे है, यानी अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी हमें, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे अब मुझे बताइए टेम्परेचर क्या होगा जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फियर में हम ऊपर जाएंगे। और भी कम होगा। इंक्रीज होगा। नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा। अब ये ध्यान रखना बात। अब आप सोच रहे हो इंक्रीज क्यों होगा, देखिए ऊपर भी जैसे, देखिए मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, 16 किलोमीटर तक तो ठंडा हो रहा था,
लेकिन जैसे ही 16 से आगे बढ़ाऊं तो गर्मी शुरू हो जाएगी ऊपर, हीट के कारण, क्योंकि वहां पे अब क्या है, कुछ इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन हाइट। तो बस ये सीक्वेंस याद रखना, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, अब जो इससे अगली लेयर आएगी फिर डिक्रीज होगा उसमें, फिर उससे अगली जो आएगी फिर इंक्रीज होगा। तो ये स्टार्टिंग से ध्यान रखना, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक है जी, चलिए। और इसी लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है, ओजोन लेयर, जो हमें किससे बचाती है, यूवी रेस से। और एक बात और ध्यान रखना, अगर यही ओजोन लेयर बाई चांस ट्रोपोस्फियर में चली जाए तो ये बड़ी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। तो ध्यान रखना, ओजोन लेयर इज गुड इन स्ट्रेटोस्फियर बट इज हार्मफुल इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है जी, क्वेश्चन वो किसी भी तरह पूछ सकता है आपसे। तो ओजोन लेयर बढ़िया है स्ट्रेटोस्फियर में क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जैसे कि अर्थ की सरफेस पे आएगी ओजोन लेयर तो ये खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना लेगी, O3 बनता है ना, इसका केमिकल नेम O3 है। ठीक है, और इसी लेयर में बेसिकली क्या होता है, और क्या कह सकते हैं हम, इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, और 50 किलोमीटर तक रहेगा, और एरोप्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स तो ट्रोपोस्फियर में, ध्यान रखना, एक मिनट यहाँ पे लिखिए, एरोप्लेन यहीं पे फ्लाई करेंगे ट्रोपोस्फियर में, लेकिन यहाँ पे जो जेट प्लेन होते हैं ना, जेट प्लेन फ्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड लेयर आती है वो है हमारी मेसोस्फियर। तो ये कहां से कहां तक पाई जाती है मेसोस्फियर? बताइए। तो मेसोस्फियर बेसिकली 50 किलोमीटर से शुरू होगी और लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, 50 से 80। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हाइट में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारी आप फोर्थ लेयर है, वो है हाँ आपने जी, तो डिक्रीज बोला था कि ये थर्ड पे डिक्रीज होगा टेम्परेचर। हाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज, इंक्रीज बोल दिया क्या मैंने, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर में टेम्परेचर, पहले तो इसका देखते हैं कहां से कहां तक है इसका, लगभग हम कह सकते हैं इसको कि अबव 90 किलोमीटर हमें थर्मोस्फेयर ही मिलती है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर को भी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं आइनोस्फियर, यहीं से रेडियोस वेव वापस आती है हमारे पास। और इसका जो आउटर पार्ट है, अपर पार्ट है, वो है एक्सोस्फियर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, और ये आउटर स्पेस ही हो गया समझो एक हिसाब हिसाब का। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा, एक टॉपिक आपको खुद करना है, कुछ टॉपिक आपको खुद करने पड़ेंगे, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कई बार वो पूछ लेता है ना, ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये यानी कि उसका मतलब ये होगा कि
वो हो सकता है नेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? हाँ जी हाँ, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कब बनी थी? 1972 में। ठीक है। इसके अंडर वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी साइट्स इंक्लूड की गई हैं, जिसमें से इंडिया की कितनी साइट्स हैं इसके अंदर? 38 साइट्स हैं। ठीक है जी, 38 साइट्स हैं। जिस इन 38 साइट्स में से 30 कैसी हैं? जो कि कल्चरल साइट्स हैं। कल्चरल का मतलब जैसे किसी ने बनाई हुई है। ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, जैसे ताजमहल हो गया। सिमिलरली 7 जो साइट्स हैं वो कैसी हैं? नेचुरल साइट्स। नेचुरल साइट्स का मतलब जैसे कोई नेशनल पार्क हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में। ठीक है। और एक जो साइट है हमारी मिक्स्ड है, मिक्स्ड साइट, और उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है जी, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये लिखी लो, कंचन दीजोंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? सिक्किम में। ये मिक्स है, यानी नेचुरल प्लस कल्चरल। ठीक है। 2016 में बनी थी ये, अंडर आ गई थी इसके, यूनेस्को के। कुछ मैं बताता चलता हूँ आपको, फटाफट से लिखते चलेंगे, बाकी आपको खुद सर्च कर लेना। 38 तो है ही है। एलिफेंट केव्स, कोमा, ये भी एक है। और उसके बाद अजंता केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। ठीक है। तो इस तरह की 38 साइट बन रही है, वो आपको देखनी है हम खुद। ठीक है, थोड़ा आइडिया मैंने बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बस साइट्स के नाम देखने हैं आपको, कौन कौन सी है और कहाँ पे है, बस यही पूछ सकता है वो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप। अब हमारे जो टॉपिक हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, एक दो। ठीक है, वो देखते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे कि भाई, जैसे ही अर्थ की शुरुआत हुई, ठीक है, जैसे ही अर्थ पे शुरुआत हुई, तो उससे पहले अगर मैं आज की बात करूं, ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है। जैसे आज तो अर्थ में क्या दिखता है मुझे? ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, रफली सब बना रहा हूँ थोड़ा। ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, और ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये बाकी सारा ये रशिया वगैरह। ठीक है, और ये यूरोप हो गया। ठीक है जी, कुछ ऐसा ही है आज के टाइम में। ठीक है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये आर्कटिक। तो आज की जो स्थिति है, मुझे कुछ ऐसा लैंड दिखता है इंडिया में, इंडिया कह रहा हूँ, वर्ल्ड, अर्थ पे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक थ्योरी आई कि भाई जब ये अर्थ था, तो सबसे पहले ये जो सारा लैंड है ना, ये सारा एक ही कंबाइंड फॉर्म में था, यानी कुछ इस तरह का कंबाइंड फॉर्म में एक ही था। बाद में टूट के बिखरा और अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। बात समझ आ रही है जी सभी को? समझ आ रहा है जी सभी को? यस यस सर। सर। ओके। तो यानी कि अब क्वेश्चन ये है कि भाई
जब ये सारा हिस्सा एक ही था, ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट पे मत जाना कि इस तरह का तो कुछ बना नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वैसे ही बना रहा हूं मैं। जब ये हिस्सा एक ही था, यानी बाकी सारा पानी, और ये लैंड एक, ठीक है, तो इस लैंड को बोलते थे, ध्यान से सुनना और लिख भी लो, डायग्राम ही बना लो चाहे, पैनगिया। और ये आज से 25 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 25 से 30 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा था। यानी हम सारे देश या सारे कॉन्टिनेंट एक साथ एक ही जगह जुड़े हुए थे, ठीक है। और सिर्फ एक ही महासागर था जिसका नाम था, या ओशियन था, जिसको बोलते थे पैंथालासा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कुछ साल बीते, कुछ साल कितने, लगभग लगभग 10 करोड़ साल। 10 करोड़ साल बाद क्या होता है, यही जो पैनगिया होता है, अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। डायग्राम बनाते चलना, बाकी आपको ध्यान आ ही जाएगा। अब ये पैनगिया दो हिस्सों में टूट जाता है, यानी एक हिस्सा तो ये होता है जिसको बोलते हैं ल्यूरेशिया, ये है अर्थ। और एक हिस्सा ये तीनों, ये एक ही हिस्सा है, ठीक है, जुड़े हुए आपस में। ये क्या होता है, गोंडवाना लैंड। और इन्हीं के बीच में एक सी होती है, तीथिस सी। समझ आ रहा है जी सभी को? भाई ये यस सर। छेड़खानी जी ना सर। करें व्हाइट बोर्ड के साथ। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो आज की स्टेट है करंटली, फिर जो कुछ करोड़ों साल बाद जो आज हम देख रहे हैं इंडिया को, सॉरी इंडिया कह रहा हूं, वर्ल्ड को, वो स्थिति दिखती है हमें। यानी इससे पहले इसी में जाते हैं, फिर यही हिस्सा यूरेशिया जो था, अब हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में? 7, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हैं। यानी ये दो हिस्से ल्यूरेशिया प्लस गोंडवाना, 7 कॉन्टिनेंट इसने बनाए, ठीक है। तो ल्यूरेशिया किस किस में टूट के बना, इसमें बना एशिया, इससे बना एशिया, और क्या बना, यूरोप, और साथ ही साथ और क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है, वो किसका हिस्सा है, ल्यूरेशिया का। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। यानी ये वाला नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, और प्लस ये एशिया किसका हिस्सा था, यूरेशिया का, है ना। चलिए, ये कौन बोर्ड के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है? चलिए, गोंडवाना लैंड किस किस में विभाजित हुआ, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका भी इसी से बना, और ऑस्ट्रेलिया भी इसी से बना, एंड लास्ट एंटार्क्टिका। तो ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं जो इससे बने, गोंडवाना प्लस यूरेशिया से। बात समझ आ रही है जी सभी को? यस जी सर। सर। ठीक है, तो अब आपको आवाज आ रही है सभी को?
यस सर, आ रही है। यस ठीक है। यस। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, जो इंडिया है वो किसका हिस्सा है? यूरेशिया का है या गोंडवाना का? यूरेशिया। एशिया। नहीं, इसमें ये थोड़ा सा, चलो वैसे तो एशिया की मैंने वहीं पे बात करी है, पर इंडिया इसलिए खास हो जाता है, अब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा इंडिया के केस में ही क्यों होता है कि इंडिया में सब चलता है ना। तो इंडिया की अगर मैं ध्यान से देखूं, बात बताता हूँ आपको, ये था कुछ, ये ल्यूरेशिया था और इधर ये सारा गोंडवाना था, ठीक है। और इंडिया कुछ ये था उसमें गोंडवाना में। तो इंडिया की जो प्लेट थी वो इस तरह मूव करी ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट कह सकता हूं। प्लेट मतलब धरती, प्लेट की बात कर रहा हूं तो धरती की बात कर रहा हूं। और जो इंडियन प्लेट थी वो ऊपर की तरफ गई और फिर ये कहाँ जाके अटैच हुई? एशिया में जाके अटैच हुई। और ये देखते हो आप, ये प्लेट, यानी ये प्लेट बेसिकली गई कहां से हुई है? इस हिस्से से, गोंडवाना से। ठीक है। तो यहां से कुछ ऐसे ट्रेवल करी तो ये किसका हिस्सा बन गई? एशिया का। कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। तो इंडियन में ऐसे हिस्सा किसका है? तो इंडिया जो लैंड है वो कहां से आके बना है? गोंडवाना का गोंडवाना से। हिस्सा है, ठीक है जी। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडिया सेपरेट किससे हुआ था? अफ्रीका से। इसलिए अफ्रीका में भी गरीबी है और इंडिया में भी, ठीक है। और इंडिया मूविंग टू नॉर्थ कंटिन्यूसली, इंडिया कंटिन्यूसली नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तभी हमारे जो पहाड़ है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, यानी ऐसा है कुछ इंडिया। और यहाँ पे इसकी प्लेट्स ऐसे जा रही है और इधर से प्लेट ऐसे, एशिया की प्लेट, यूरोपियन प्लेट्स बेसिकली बोल सकते हैं हम इसको, ये आपस में क्लैश कर रही है। और इससे क्या हो रहा है? जो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन कौन से? हिमालयाज के, वो हर साल दर साल हाइट बढ़ रही है उनकी, ठीक है। बात समझ आई जी सभी को? यस। चलिए, अच्छा, मैंने एक आपको काम दिया था, 7 कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज पता करनी है कौन सी किसमें है, ठीक है। तो चलो बस सिंपल सा बता देता हूँ। लार्जेस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट साउथ अमेरिका। फिफ्थ लार्जेस्ट अंटार्कटिका। सिक्स लार्जेस्ट यूरोप। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और एशिया में लगभग 48 कंट्रीज हैं। अफ्रीका में 54। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 एक कंट्रीज हैं, ठीक है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे। अंटार्कटिका में 0 कंट्रीज हैं, वहां तो रह नहीं सकता कोई, ठीक है। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में लगभग 50 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 23 कंट्रीज हैं। और साउथ अमेरिका में लगभग 12। तो सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ पे हैं? अफ्रीका में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम करेंगे अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, कि ये जो प्लेटें अभी हमने देखी इधर से उधर गई, ये क्यों गई, क्या रीजन था, और क्या ऐसा चलता रहेगा, ठीक है जी। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि कुछ लैंड दोबारा फिर जुड़ जाए कुछ लाख सालों बाद, ठीक है। चलिए, ये अपने आप ही हो रहा है या कोई कर रहा है? हेलो सर। बता। हाँ जी। सर सर जैसे मैं स्लाइड को छोटा बड़ा कर रही थी ना सर, तो ये मुझे हाँ नहीं जी। पता सर कैसे हुआ, लेकिन उससे हुआ है सर। ये मेरे अच्छा साथ अच्छा, हो रहा कोई है। बात नहीं, मधु कोई बोल बात रही हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, कोई सर बात मैंने फिर हिलाया ही नहीं, मैंने टच करके इधर से हिलाई। नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जी, सर लेकिन आज आज के लिए इतना ही बहुत। पता चल गया कि कैसे होता है। हाँ जी, हाँ जी सर, ओके। चलिए जैसे जी, हम ठीक बोलते हैं है। ना एक कॉल कर रहा है सर, लेकिन आज मेरे से हो रहा है ना, तो मैंने बताया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक सर है। पर पता नहीं कैसे हो गया सर ये, पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। कल तो नहीं, मंडे को। ठीक है, चलिए।